गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन अंगों के बारे में तथा श्वसन क्रिया के बारे में कि मानव में श्वसन क्रिया किस प्रकार होते हैं और उन श्वसन क्रियाओं में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चित्र में समझते हैं, उसके बाद बारी बारी से समझते हैं। श्वसन क्रिया में हम मुख्यतः पिछले बार पढ़े थे उस अंगों में चार भागों के का जिक्र किए थे, जिसमें सबसे पहले हमारा आया था नासिका। जो नासिका छिद्र हम दिखलाए थे, क्या नासिका छिद्र, तो ये चीज हमें याद रहना चाहिए। नासिका छिद्र के बाद हम पढ़े आए थे ट्रैकिया के पास, उसके बाद लैरिक्स भी आया था हमारा, और एक जिसे श्वसन श्वास नली कहते हैं, और फेफड़ा। मुख्यतः हमें यह चार भाग अगर याद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो चित्र में कम से कम इतना चीज हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर यह चित्र बना तो कैसे बना और वह हमारे श्वसन क्रिया में कैसे भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मनुष्य का श्वसन अंग, जो यह चित्र हम दिखलाए हैं। तो नंबर 1 में कहता है कि नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर दो छिद्रों के साथ खुलता है। नासिका जो है मुख, या जो मुख है ठीक ऊपर जो नासिका छिद्र है दो छिद्र के साथ खुलता है। नंबर 2 में नासिका का वेश्म, नासिका जो है नासिका छिद्र जहाँ पर खुला है उससे थोड़ा सा जैसे ही अंदर जाएंगे तो नासिका जो है एक वेश्म में बदल जाता है, जिसका नाम है नासिका वेश्म। यह भाग, ठीक है, यह नासिका वेश्म जो है 3 भागों में विभक्त रहते हैं। कौन कौन? अग्रभाग, जिसे प्रकोष्ठक के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 में है ऊपरी भाग, जिसे घ्राण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और नंबर 3 में है मध्य भाग या फिर निचला भाग, जिसे हम श्वसन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इनमें जो है ऊपरी भाग, जिसे घ्राण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यह भाग जो है सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। और यह ध्यान रखना है कि मानवों में या फिर स्तनधारी जीव जंतुओं में बहुत ही छोटा होने के कारण इनमें सूंघने की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। हमें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नासिका वेश्म का निचला भाग जो है श्वसन क्षेत्र, कारण के श्वसन क्रिया पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें हमारा श्वसन क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 कहता है कि नासिका वेश्म अंदर की ओर लैरिक्स में खुलता है। देखिए, यह जो नासिका वेश्म अंदर की ओर आए तो लैरिक्स में, गला से होते हुए कहाँ पहुंचा? लैरिक्स में खुलता है। फिर उसके थोड़ा सा नीचे पहुंचेंगे तो ट्रैकिया आया। यह देखिए, यह भाग ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है 2 श्वसनियों में विभक्त होते हैं। ट्रैकिया आगे चलकर कितने में? 2 श्वसनियों में विभक्त होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। ये वाला भाग, यह जो भाग आया यह हमारा श्वसनियों में विभक्त हुआ। फिर श्वसनियों आगे चलकर 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो गया। किसमें विभक्त हो गया? 2 श्वसनिकाओं में विभक्त हो गया, अर्थात अंदर चलकर ये सारे वाले भाग। ठीक है, फिर दोनों श्वसनिकाओं आगे चलकर वायु कोष्ठिका में बदल गया। किसमें बदल गया? वायु कोष्ठिका में बदल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, वायु कोष्ठिका में बदल गया। फिर उसके बाद वायु कोष्ठिका वायु कोष में बदल गया। किसमें बदल गए? वायु कोष में। ये वाला भाग, ये हमारा है वायु कोष्ठिका, और ये वाला भाग, ये सब भाग जो है, ये सब भाग वायु कोष, जो लगभग मनुष्य में 3 × 10⁸ की संख्या में पाए जाते हैं। मनुष्य के फेफड़े में लगभग यह कितने में पाए जाते हैं? 3 × 10⁸ की संख्या में पाए जाते हैं। आगे बढ़ता है, फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो मनुष्य का फेफड़ा है एक गुहा है, जिसका नाम है वक्ष गुहा, अर्थात स्थान का नाम है, वहीं पर ये दोनों फेफड़े स्थित होते हैं। फेफड़े जो है दोनों तरफ होते हैं, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। वह जो होता है एक स्पंजी जैसा होता है, रंग गुलाबी होता है, और एक थैली नुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर अर्थात दाईं और बाईं ओर स्थित होता है। देखिए, हृदय का स्थान दिखलाया गया है बीच में, इसी के दाईं और बाईं ओर फेफड़े स्थित होते हैं। उसके बाद कहता है कि फेफड़ा तथा पैराइटल प्लूरा। फेफड़ा तो देख लिया, लेकिन पैराइटल प्लूरा है कहाँ? तो ये देखिए, फेफड़ा को चारों ओर से घेरे हुए है, दोनों तरफ, ये वाला भाग। ठीक है, पैराइटल प्लूरा के बीच स्थित म्यूकस एक तरल पदार्थ होता है जो चिकना होता है।
म्यूकस एक तरल पदार्थ है जो चिकना होता है, क्या कहता है फेफड़ा और इसके बीच में स्थित होता है। ठीक है, जो कहता है कि फेफड़े के घर्षण को कम करता है, अर्थात जब हम श्वासन क्रिया प्रारंभ करते हैं तो फेफड़े में फैलना तथा सिकुड़ने की क्रिया होती है, फैलने तथा सिकुड़ने की क्रिया होती है। तो उस दौरान जो है फेफड़े में ज्यादा घर्षण उत्पन्न न हो और फेफड़ा जो है गर्म न हो, उस घर्षण से बचने के लिए इसके अंदर जो है म्यूकस एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही भाग है और इतना ही चीज श्वसन क्रिया में अहम भूमिका अदा करते हैं। अब आगे चलते हैं श्वसन क्रिया। किसमें चलते हैं? श्वसन क्रिया में। तो श्वसन क्रिया कहता है कि यह दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, अर्थात श्वसन क्रिया जो है दो क्रिया मिलकर एक श्वसन को पूर्ण करते हैं, अर्थात श्वसन क्रिया दो बार संपन्न होते हैं। कौन कौन? पहले देखते हैं। कहता है कि O2 का अर्थात ऑक्सीजन का नासिका से फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंचना प्रश्वास कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब कि एक प्रश्वास नाम की क्रिया होती है, जो क्रिया वह क्रिया है जिसमें क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन नासिका द्वारा फेफड़ा तक पहुंचता है और फेफड़ा के ऊपर जो रक्त की कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है उस तक पहुंचता है। तो वायुमंडल से रक्त कोशिकाओं तक वायु का पहुंचना प्रश्वास कहलाता है। दूसरा कहता है कि रक्त से जहां पर पहुंचा ऑक्सीजन वहां से फिर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आकर नासिका से बाहर निकलना उच्छ्वास कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब कि वायुमंडल से ऑक्सीजन रक्त तक पहुंचने की क्रिया प्रश्वास और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड नासिका द्वारा बाहर निकलने की क्रिया उच्छ्वास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास का सम्मिलित रूप श्वासोच्छ्वास कहलाता है। प्रश्वास और उच्छ्वास का सम्मिलित रूप श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जैसे हम श्वसन के नाम से जानते हैं, श्वसन क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास क्रिया के नाम से भी जाना जाता है या फिर हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास में अंतर। प्रश्वास एक तरफ और एक तरफ उच्छ्वास लेकर दोनों में अंतर को डिफाइन करते हैं। तो प्रश्वास कहता है कि प्रश्वास क्रिया के दौरान वक्ष गुहा में फैलाव आता है तथा उच्छ्वास क्रिया के दौरान संकुचन अर्थात सिकुड़ता है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब बाहर से हवा हमारे फेफड़े के अंदर जब प्रवेश करेगा तो फेफड़े का आकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, अर्थात तो वही कहता है कि वक्ष गुहा में फैलाव आता है, जबकि उच्छ्वास क्रिया के दौरान संकुचन की क्रिया अर्थात जब हवा बाहर निकलता है तो वह सिकुड़ता है, अर्थात जस्ट लाइक बैलून के समान। फिर कहता है प्रश्वास क्रिया के दौरान डायफ्राम जो है दबकर चपटा हो जाता है। कहने का मतलब कि जो इस तरह से यह हमारा फेफड़ा है और यह होता है डायफ्राम। जब फेफड़े का आकार बढ़ता है तो यह जो है नीचे की ओर फेफड़ा इस तरह से फैलता है, तो यह जो डायफ्राम है यह वाला भाग यही हमारा डायफ्राम है, तो यह वाला भाग जो है और चपटा हो जाता है। तो जब इस क्रिया के दौरान चपटा हो जाता है तो उच्छ्वास क्रिया के दौरान यह फैलता है, अर्थात इसमें फैलाव की क्रिया होती है। फिर नंबर 3 में प्रश्वास कहता है कि प्रश्वास क्रिया के दौरान जो है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। कहने का मतलब कि जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो हवा भरने के दौरान उसके आकार में वृद्धि होगी, साथ ही साथ उसका आयतन भी बढ़ेगा। जस्ट लाइक यह फेफड़ा भी हमारा उसी समान है कि जब प्रश्वास की क्रिया होती है तो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन फेफड़े में प्रवेश करता है उस दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जबकि उच्छ्वास क्रिया के दौरान उसका आयतन घट जाता है। प्रश्वास क्रिया जो है ऑक्सीजन की क्रिया है, जो ऑक्सीजन जो है फेफड़े में पहुंचता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है, जबकि इस क्रिया के दौरान फेफड़े से CO2 बाहर निकलता है। यह हमारा हो गया प्रश्वास तथा उच्छ्वास में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, कि जब हम श्वसन क्रिया को अपना रहे हैं, जो दो क्रियाएं हो रही है प्रश्वास और उच्छ्वास, और इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार होती है उसको जरा हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि श्वसन की सम्मिलित रूप की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन चला और श्वसन मार्ग से गुजरा। कहाँ से गुजरा? श्वसन मार्ग से गुजरते हुए यह फेफड़ा तक पहुंचा
और फेफड़ा में पहुंचने के बाद फेफड़े के ऊपर बिछी रक्त वाहिनी की जाल में वह रक्त में आकर ऑक्सीजन मिल गया। रक्त प्लस O2, रक्त प्लस O2 अर्थात यह हेमोग्लोबिन के साथ, रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो हेमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन के सम्मिलित रूप ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। जब ऑक्सीजन रक्त में मिलता है तो वहां उसके बाद वह परिवहन क्रिया के दौरान ऊतक या फिर कोशिका तक अंतिम रूप से पहुंचता है, जहां पर ग्लूकोज एकत्रित होता है अर्थात भोजन। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि भोजन अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण होती है तो उस समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है जो ऊतक तक पहुंचकर फिर वहां से रक्त वाहिनियों में पहुंचता है परिवहन क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? परिवहन क्रिया द्वारा। ऊतक से रक्त कोशिकाओं में परिवहन क्रिया द्वारा पहुंचता है, जहां पर रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से आपस में मिलते हैं और रक्त अर्थात हेमोग्लोबिन प्लस CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का सम्मिलित रूप अनऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है या फिर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उस रक्त से क्या होता है कि CO2 निकलकर फेफड़े में पहुंचता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन फेफड़ा से रक्त में पहुंचा था, उसी प्रकार रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर फेफड़ा में पहुंचा और वह श्वसन मार्ग से होते हुए वायुमंडल में मुक्त हो गया। और यही है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। और यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर भी आज क्लोज हो गया।